गुरुकुल वाणी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा ही आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का हमारा विषय क्या रहेगा। आज की हमारी वीडियो किस टॉपिक पर लेकर है। तो साथियों, जो आज पहली बार कोई मेरा साथी इस वीडियो को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना। और साथ ही साथ मैं एक जानकारी दे देता हूँ। पॉलिटिकल साइंस, जिसे आप पॉलिटी बोलते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और इन तीन सब्जेक्ट के साथ साथ आपको करंट स्टैटिक जीके और करंट जीके जो है वो उनकी सभी वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। और मेरा साथी आज की वीडियो का, कोई भी मेरा ऐसा साथी है जो आज की वीडियो का पीडीएफ लेना चाहता है, तो साथियों पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम चैनल का नाम भी क्या है? गुरुकुल वाणी है। आप उसको टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दे दिया गया है, तो वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। आज एक महत्वपूर्ण कोटेशन जो रहेगा, बहुत ही बहुत मतलब मोटिवेशनल कोटेशन है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। कोटेशन क्या है? वक्त को थोड़ा सा वक्त दो, वक्त जरूर बदलेगा। और मेरे जितने भी विद्वान साथी आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वक्त उन्हीं के पास केवल पढ़ाई करने का है। और अगर पढ़ाई को ठीक ठीक समय दे पा रहे हैं, वक्त दे पा रहे हैं, तो जैसे ही कोई रिजल्ट आएगा और आपकी नौकरी लगेगी, तो आगे का समय जो होगा अपने आप बदल जाएगा। तो हाल फिलहाल के अंदर पढ़ाई को वक्त दो, आगे वक्त आपका होगा। चलो साथियों, शुरुआत करते हैं। आपने हेडिंग में जरूर देखा होगा और थंबनेल में भी देखा था कि भारत में वन स्थिति 2019 जो है, ये हमारा आज का विषय रहेगा। चलो साथियों, शुरुआत करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पहला क्वेश्चन पेपर के अंदर जो सीधा सीधा पूछा गया था, भारत का वन अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो ये 1927 में बना था, 1927 में अस्तित्व में आया था। भारत की प्रथम वन नीति कब बनी थी? तो 1984 के, सॉरी, 1894 के अंदर भारत में पहली बार वन नीति बनी थी। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद भारत में पहली बार जो स्वतंत्र भारत है, उसकी पहली बार वन नीति कब बनी थी? तो साथियों 1952 के अंदर स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति बनी थी। जो नई वन नीति है, इस नई वन नीति के अंदर जो संशोधन हुआ था, यानी 1952 के अंदर जो नीति बनाई गई थी वन नीति, इसी वन नीति के अंदर 1988 के अंदर संशोधन हुआ था। तो 1988 में संशोधन हुआ। नई वन नीति के तहत कितने प्रतिशत भूभाग जो है उस पर वन होने अनिवार्य है? तो मेरे साथियों, उस पर 33% भूभाग जो है उस पर वन होने अनिवार्य है। चलो आगे देखते हैं। जो 33% भूभाग है, इस 33% भूभाग में से 25% जो होगा वो मैदानी होना चाहिए, और पहाड़ी जो है वो 60% भाग पहाड़ी भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपने नोट बना के मैंने लिख दिया है, और जहां भी आपको इस पीडीएफ में नोट दिखे ना, इसका मतलब नोट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो 100 का नोट, 200 का नोट, 2000 तक के नोट आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे। साथियों, क्वेश्चन पूछा जाता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये कब बना था? तो 1972 में बना था। मेरे अधिकांश साथी इस बात को जानते भी होंगे, कई बार ये पेपर के अंदर भी आ लिया। आगे दे रखा है राष्ट्रीय कृषक आयोग, और इसने 1976 में सिफारिश की थी। किसकी सिफारिश की थी? कि एक भारत के अंदर क्या होना चाहिए? भारतीय वन सर्वेक्षण होना चाहिए। तो भारत में एक वन सर्वेक्षण होना चाहिए। इसकी पहली बार सिफारिश 1976 में राष्ट्रीय कृषक आयोग द्वारा की गई थी। चलो आगे देखते हैं। भारत वन सर्वेक्षण संस्थान जो है वो इसी के घटक के रूप में जाना जाता है, यानी इसी का घटक है। और 3 क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से फिर से इंपॉर्टेंट आगे। और क्या क्वेश्चन है? शुष्क एवं वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है भारत में? तो जोधपुर में है, राजस्थान में है। शीतोष्ण वन अनुसंधान संस्थान कहां है? तो ये शिमला के अंदर है। और पतझड़ वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो मेरे साथियों ये जब्बलपुर के अंदर है। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे एफएसआई जो लिखा हुआ है, मेरे साथियों इस एफएसआई की फुल फॉर्म पेपरों के अंदर पूछी जाती है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इस एफएसआई की फुल फॉर्म है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है फुल फॉर्म आ जाएगी। इस एफएसआई का मुख्य कार्य क्या है? तो एफएसआई का मुख्य कार्य है वन सर्वेक्षण एवं प्रतिवेदन। प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट का प्रकाशन करना, क्या है इस एफएसआई का काम है। तो ये कब से प्रकाशन करने का काम कर रही है? तो ये लगातार 1987 से प्रकाशन करने का काम कर रही है। लगातार का मतलब ये है कि जब भी रिपोर्ट तैयार की जाती है तो यही एफएसआई ही इसकी रिपोर्ट तैयार करता है। द्विवार्षिक वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो तैयार करता है एफएसआई।
साथियों एफएसआई जो रिपोर्ट तैयार करता है उसी रिपोर्ट को भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसे इंग्लिश में कहा जाता है आईएफएसआर, इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट जो है वो इसको इंग्लिश में कहा जाता है। आगे देखते हैं, मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था कि यह रिपोर्ट जो है ये 2 वर्ष के अंतराल पर क्या होती है, प्रकाशित होती है। तो 2 वर्ष के अंतराल पर यह प्रकाशित होती है। पिछली रिपोर्ट कब तैयार की गई थी, तो पिछली रिपोर्ट 2019 में तैयार की गई थी। जब 2 वर्ष के अंतराल पर होगा तो अगली आगामी जो रिपोर्ट है कब आएगी, 2021 में आएगी मेरे साथियों। आईएफएसआर में जो वन सर्वे होता है वह उपग्रह आधारित है। आईएफएसआर में जो वन सर्वे होता है वो उपग्रह के माध्यम से वनों का सर्वे किया जाता है। कौन से उपग्रह प्रयोग में लाए जाते हैं, कौन सी जो सैटेलाइट है वो कौन से उपग्रह प्रयोग में लाए जाते हैं, तो वो है भूसंवेदी उपग्रह जो है वो प्रयोग में लाए जाते हैं। वर्ष 2011 तक जो उपग्रह काम में लाया जाता था उस उपग्रह का नाम था लैंडसैट। तो लैंडसैट जो है वर्ष 2011 तक इस सर्वे के अंदर, वनों के सर्वे में उपग्रह जो था ये काम में लाया जाता था। लेकिन 2011 के बाद जो उपग्रह काम में लाया जाता रहा उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है साथियों रिसोर्स सेट सेकंड जो है ये अब 2011 के बाद वन सर्वे जो किया जाता है उसी में काम लाया जाता है इसका। और इस रिसोर्स सेट 2 में क्या है, इसमें एक सेंसर लगा होता है, और सेंसर कौन सा लगा होता है, LISS थर्ड जो है उस नाम से सेंसर लगा होता है। अंतिम प्रकाशन कब किया गया था इसके द्वारा, अंतिम प्रकाशन, तो मेरे साथियों अंतिम जो प्रकाशन हुआ था आईएफएसआर का वो 30 दिसंबर 2019 में हुआ था। और जो प्रकाशन 2019 में हुआ था वो 16वीं रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसका मतलब अगर ये 16वीं रिपोर्ट है तो आगामी 17वीं रिपोर्ट जो आएगी कब आएगी, 2021। एक बार फिर से आ गया। आगे है, इस रिपोर्ट के तहत कुल वनावरण जो है ये कितना होना चाहिए भारत के अंदर, तो ये कितना होना चाहिए भारत के अंदर, ये फॉरेस्ट कवर जो है ये कितना होना चाहिए, तो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर जो है ये होना चाहिए। इस 7,12,249 वर्ग किलोमीटर को अगर प्रतिशत में देखें तो 21.67% जो है वो होना चाहिए। अब कुल वृक्षादान कितना होना चाहिए, यानी ट्री कवर कितना होना चाहिए, तो वो कितना होना चाहिए, तो वो है 9,05,027 वर्ग किलोमीटर जो है ये होना चाहिए। तो उसके बाद इसी को प्रतिशत में अगर बताना है तो 2.89% जो है वो होना ही होना चाहिए ट्री कवर जो है। साथियों यहां से मैं आपको दो बात क्लियर कर देता हूं। कुल वनावरण जो है, वनावरण क्या होता है, तो वनावरण क्या होता है, यदि पेड़ पौधे जो है ना वो 1 हेक्टेयर से ज्यादा जगह पर लगे होते हैं तो उन्हें वनावरण कहा जाता है। और जो पेड़ पौधे हैं वो 1 हेक्टेयर से कम जगह पर लगे होते हैं तो उसे ट्री कवर कहा जाता है, वृक्षाच्छादन कहा जाता है। और कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है उस भौगोलिक क्षेत्र पे, यानी भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र जो वन और वृक्षादन दोनों का है तो वो कितना है, तो साथियों इन दोनों को मिलाने के बाद वो बन जाता है 8,07,276 जो है वो वर्ग किलोमीटर में बन जाता है। यानी फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को मिला दिया तो इतना बन जाता है। जब इन दोनों को मिला देंगे तो भारत की कुल भूमि कितने प्रतिशत भाग पर वन है, भारत की जो कुल भूमि है उसका कितने प्रतिशत भाग पर वन है, तो साथियों वो ऊपर करेंगे 21.67 में 2.89 जोड़ देंगे और जो टोटल निकलेगा वो निकलेगा 24.56% में निकल के आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं साथियों। अभी मैंने जैसे डिस्कस किया कि वनावरण जो है फॉरेस्ट कवर वो कहते किसको हैं, 1 हेक्टेयर से अधिक भूभाग अगर है तो 1 हेक्टेयर से अधिक भूभाग के ऊपर अगर वन लगे हुए हैं तो उसे कहा जाता है वनावरण। यानी वृक्षों का घनत्व भी वहां पर क्या होना चाहिए, कम से कम 10% होना चाहिए, वृक्ष घनत्व जो है वो 10% होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं जो RFA है, RFA का मतलब क्या है, जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है ये अधिसूचित है यानी नोटिफाइड है, उसी को वनावरण की श्रेणी के अंदर माना जाता है। उसके बाद है ग्रीनवास जो
है ये सैटेलाइट से जो ग्रीन पेड़ है उसके लिए लाइट ग्रीन रंग का जो प्रयोग किया जाता है उसी को कहा जाता है ग्रीनवास कहा जाता है। अत्यधिक घने वन जो होंगे वो हैं 3.02% और भारत में मध्यम वन जो है वो है 9.35%। और भारत के अंदर सर्वाधिक पूछा जाए तो यही है मध्यम वन है भारत में सर्वाधिक है। और कितने सर्वाधिक है 9.35% है। तो भारत में खुले वन कितने हैं तो 9.26%, थोड़े से कम है मध्यम वन से। चलो आगे डिस्कस करते हैं। वनावरण जो है इसके अंदर वृद्धि कितनी हुई है तो वनावरण में वृद्धि जो हुई है 3,976 वर्ग किलोमीटर में हुई है। किलोमीटर स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग किलोमीटर, और वो वर्ग किलोमीटर जो है 3,976 प्रतिशत में अगर बताना तो 0.56% ये वृद्धि हुई है। और वृक्षावरण में वृद्धि कितनी हुई है तो 12 यानी 1,212 वर्ग किलोमीटर, ये भी वर्ग किलोमीटर में है। और अगर इसको वृद्धि के अंदर प्रतिशत में बताएं तो कितना है 1.29% की जो है वृद्धि हुई है। अब भारत के अंदर वन और वृक्ष क्षेत्रफल में कुल वृद्धि कितनी हुई है तो कुल वृद्धि के लिए आप दोनों को जोड़ देंगे, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो 5,188 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा। और जब इसको आप प्रतिशत में देखेंगे तो 0.65% जो है वो इसका उत्तर आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं मेरे साथियों। पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है। अब सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं, भारत में सर्वाधिक वन वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं तो कर्नाटक जो है, ये कर्नाटक सर्वाधिक, ये बात कर रहे हैं साथियों, मैं वनावरण की बात कर रहा हूं। ये किसकी बात कर रहा हूं वनावरण। तो वनावरण के अंदर ही आपको अभी देखना है कि इसमें सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य है कौन सा। तो आपने आगे देखना है सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, और तीसरे नंबर पे जो है केरल है। और मेरे साथियों अगर चौथे नंबर पर भी आप देखें तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो चौथे नंबर पर है। ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यहां पर बताया गया है। आगे देखते हैं सर्वाधिक वन प्रतिशत जो भारत में है तो किस राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत रहा है तो मिजोरम के अंदर सर्वाधिक वन प्रतिशत रहा है। कितना रहा है 85.41% रहा है। दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पे मेघालय है। साथियों अगला जो क्या है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जो है वो किस भारतीय राज्य का है तो मध्य प्रदेश जो है इसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है। और अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे है, छत्तीसगढ़ जो है तीसरे नंबर पे है। अब सर्वाधिक कमी जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर सर्वाधिक कमी हुई है, और पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर सर्वाधिक कमी हुई है। आगे नोट बना के फिर से लिख दिया, और इस बार ये 200 रुपए वाला नोट है। 2017 से 2019 की रिपोर्ट में असम व त्रिपुरा को छोड़कर, साथियों पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं उसमें असम और त्रिपुरा को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्यों में वन क्षेत्र में कमी हुई है। यानी त्रिपुरा और असम के अंदर ही वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, बाकी सभी पूर्वोत्तर के राज्यों में क्या हुआ है कमी हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है तो पूर्वोत्तर राज्यों के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर वन है तो वो कितना है 65.5%। साथियों 65.5% कुल भारत का नहीं है, पूर्वोत्तर राज्य जो है उन पूर्वोत्तर का 100% मानते हुए उसमें से 65.5% है। आगे देखते हैं भारत के वे राज्य जहां भौगोलिक क्षेत्र में 75% से अधिक वन है तो ऐसे भारत में 7 राज्य हैं जिनमें 75% से अधिक वन है, भौगोलिक क्षेत्रफल पर जो है वन है। तो उसमें राज्य कौन कौन से हैं मिजोरम है, लक्षद्वीप है, अंडमान है, नागालैंड है, मेघालय है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद आगे है 33% से 75%, यानी 33 से 75% से अधिक वन वाले राज्य कितने हैं, यानी 75 के बीच में और 33 से ज्यादा, 75 से कम 33 से ज्यादा, तो ऐसे 8 राज्य हैं। और इन 8 राज्यों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों ही आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में मैंग्रोव वन जो है, मैंग्रोव वनस्पति जो है, मैंग्रोव वन 2017 से 2019, यानी 2017 की रिपोर्ट से 2019 की रिपोर्ट में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है 1.10%। 2017 की रिपोर्ट की अपेक्षा 2019 की रिपोर्ट में जो वृद्धि हुई है मैंग्रोव वनों में भारत में वो है 1.10%। साथियों जो वन है भारत में उनका वर्गीकरण किया गया है, वो वनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है तो सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय मानसूनी सदाबहार वन। और उष्णकटिबंधीय मानसूनी सदाबहार वन है, आप इस मैप पर भी देख पा रहे हैं। ये जो वन है भारत में कहां कहां है तो कुछ एक पूर्वोत्तर
के भारत के हिस्सों में है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें आपको यहाँ तो लक्षद्वीप दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको अंडमान दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। उसके बाद है उष्ण मानसूनी आर्द्र पतझड़ी वन, जो है ये दूसरी प्रकार के भारत में वन है। और आप देख पा रहे हैं, अगर ये आपको भारत का मैप दिखाई दे रहा है, तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है, और इस कर्क रेखा से साउथ इंडिया जो है, उस साउथ इंडिया में ज्यादा है किस प्रकार के वन है, उष्ण मानसूनी आर्द्र पतझड़ी वन जो है। तीसरे प्रकार के जो वन है उन्हें कहा जाता है उष्ण मानसूनी शुष्क पतझड़ी वन जो है, वो कहा जाता है। और मैप में आप यहां पर देख रहे हैं, छोटा प्रयास किया है कि मैप बना के ही आपको थोड़ी सी बात को समझा दें। तो ये भारत है, और भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है, 8 राज्यों से जाती है, नहीं पढ़ना कौन से 8 राज्य हैं। और कर्क रेखा से उत्तर के अंदर जो है इन वनों की अधिकता है, दक्षिण की अपेक्षा उत्तर की तरफ, कर्क रेखा से उत्तर की तरफ इनकी अधिकता है। अब साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अब भाई 500 रुपए का नोट वाला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। और क्या क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वन जो किस श्रेणी के हैं, भारत में सर्वाधिक वन जो हैं वो किस श्रेणी के हैं। तो साथियों मानसूनी पतझड़ी वन जो है ये भारत में क्या है, सर्वाधिक वन है ये। उसके बाद नंबर 4 कैटेगरी पे आ जाएगा शुष्क कांटेदार व मरुस्थलीय वन जो है, ये आ जाएगा नंबर 4 पर। भारत को आप देख पा रहे हैं तो लगभग पूर्वोत्तर राजस्थान का पश्चिम वाला भाग है, यहीं पर इन वनों की अधिकता है। फिर है पर्वतीय वन जो है, ये भारत में आप देख रहे हैं पर्वतीय वन जो है ये हिमालय वाले क्षेत्र के अंदर ढलानों के ऊपर ही ये वन पाए जाते हैं। उसके बाद दलदली वन है, और दलदली वन आप भारत में 2-3 जगह पर देख रहे हैं। एक आप भारत में देख रहे हैं गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ आप देख रहे हैं, और दूसरा पड़ता है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के आसपास पड़ते हैं। उसके बाद एक एक को हम पढ़ लेते हैं, जितने भी प्रकार के भारत में वन है एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले वन जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी सदाबहार वन है, इन्हें कहा जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। इन ये वन मिलते कहां पर है, जहां औसत वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर हो, यानी 250 सेंटीमीटर के आसपास जो औसत वार्षिक वर्षा है वो जहां होगी वहीं पर जो वन मिलेंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी सदाबहार वन मिलते हैं। इन वनों का विस्तार भारत में कहां कहां है, तो पश्चिमी घाट की तरफ है ये, और पूर्वोत्तर भारत में भी है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर इनकी अधिकता है। इन वनों की विशेषता क्या है, तो ये जो वन है इन वनों में वर्षा अधिक होती है, और अधिक वर्षा होने के कारण ये वन सघन है, और जब वृक्ष सघन है तो इन वृक्षों की लंबाई ज्यादा होगी मोटाई की अपेक्षा। तो इन वृक्षों की जो लंबाई है वो लगभग, यहां साथियों लंबाई कहने का मतलब मेरा ऊंचाई से है, यानी ऊंचाई अगर देखें इन वनों की कितनी है, तो 30 से 60 मीटर जो है वो इन वनों की ऊंचाई है, हाइट है। लंबाई का मतलब यहां हाइट ही होगा। और जो ये वन है ये सदा हरित या सदाबहार वन है, तो ये वन जो है वो सदा हरित वन है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ विविधता ज्यादा है, विविधता के कारण ही यहाँ क्या है, पेड़ सदाबहार रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। और आगे देखें, जैव विविधता यहाँ पर ज्यादा है, और जैव विविधता जहां पर ज्यादा होगी उस एरिया को हॉटस्पॉट एरिया कहा जाता है, हॉटस्पॉट क्षेत्र कहा जाता है। साथियों ये जो हॉटस्पॉट टर्म जो थी ना, ये टर्म किसके द्वारा की गई थी, तो नॉर्मन मेयर्स के द्वारा ये टर्म का पहली बार यूज किया गया था। हॉटस्पॉट टर्म जो है या नामकरण किसके द्वारा किया गया था, नॉर्मन मेयर्स के द्वारा किया गया था। और इसकी खास बात क्या होगी, पानी की जो अधिकता है उस पानी की अधिकता के कारण इन वनों की जो लकड़ी है वो कठोर होती है, और लकड़ियों के अंदर रेसे भी मिलते हैं, यानी रेसे मिलेंगे लकड़ी कठोर होगी, तो आर्थिक दृष्टि से वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं हो पाएगी। जैसे कुछ वनों के नाम भी आप देखेंगे, मुख्य वृक्ष जो यहाँ पर होगा रबड़ होगा, सिनकोना होगा, ताड़ होगा, बेंत होगा, बांस होगा। साथियों बांस को जो है आदिवासियों जो है उनका हरा सोना कहा जाता है, किसको कहा जाता है, बांस को कहा जाता है। दूसरे प्रकार के वन आगे मेरे मित्रों, कौन से, उष्णकटिबंधीय मानसूनी आर्द्र पतझड़ी वन, इन्हें कहा जाता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट कहा जाता है। ये वन जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले स्थान है उन पर होते हैं, और उन्हें वनों को पतझड़ वन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अपने पत्ते झाड़ देते हैं, और इसी कारण इनको पतझड़ भी कहा जाता है। इनका वितरण भारत में कहां कहां है, तो पश्चिमी घाट पर्वत की पूर्वी ढाल, यानी पश्चिमी घाट, जैसे मैं आपको कोशिश करूं, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये भारत पूर्वोत्तर का प्रायद्वीपीय भारत है, और यहां पर अगर पश्चिमी घाट जो है
है इस पश्चिमी घाट। इस पश्चिमी घाट में फिर से मैं आपको यहां से बना देता हूं, मान लो ये पश्चिमी घाट है, तो इस पश्चिमी घाट का ये वाला तो पूर्व होगा और यहां वाला क्या होगा, पश्चिम होगा। तो इधर वाला पूर्व होगा और इधर वाला पश्चिम, यानी इस प्रकार की ढलानों के ऊपर जो भी वृक्ष मिलेंगे वो मिलेंगे किस प्रकार के, उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी आर्द्र पतझड़ी वन जो है वो मिलेंगे। और हिमालय की तराई के क्षेत्र में भी इनका विस्तार है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जो है इनमें भी इनका विस्तार है। इन वनों की विशेषता क्या है कि आर्द्रता की कमी के कारण वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। आर्द्रता की कमी के कारण वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और जब पत्तियां गिरा देते हैं तभी इनको पतझड़ी वन कहा जाता है। इन वनों की जो हाइट है वो लगभग 20 मीटर से लेकर 45 मीटर तक जो है इनकी हाइट है। इनमें मुख्य वन कौन कौन से हैं, तो सागवान है, साल है जिसे वो सखुआ कहा जाता है, चंदन है, सहतूत है, महुआ है, आंवला है और शीशम, ये सारे के सारे पतझड़ी वन जो है। नोट बना के देख लेना। महुआ जो है आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है, तो आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, तो महुआ को कहा जाता है। चलो आगे देखते हैं, नंबर 3 प्रकार जो है उस नंबर 3 में आते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनस्पति वन जो है, जिसे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कहा जाता है। ये वन जो है इनके लिए औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 50 से 100 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, तभी ये वन वहां पर मिलते हैं। वितरण कहाँ कहाँ इनका, तो पूर्वी राजस्थान में इनका वितरण है, उत्तरी गुजरात में इनका वितरण है, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी घाट के पर्वत के वृष्टि छाया प्रदेश में ये शामिल है। अब वृष्टि छाया प्रदेश में शामिल है, इस बात को एक बार समझ लेते हैं। मान लो कि ये दक्षिण भारत है और उसी दक्षिण भारत के अंदर ये पश्चिमी घाट है, तो साथियों अरब सागर यहां पड़ता है। अरब सागर से किसी भी प्रकार की वायु पवनें आएंगी तो वो पवनें इस प्रकार से आएंगी और पवनों के अंदर नमी होगी, नमी होगी तो इस पहाड़ी से टकराएंगी और टकराएंगी तो ऊपर उठना शुरू कर देंगी और धीरे धीरे ऊपर उठेंगी तो उनमें सघनता होती चली जाएगी, भारी होती चली जाएगी और वो यहीं पर क्या हो जाती है, बारिश कर देंगी। इस वाले इलाके के अंदर क्या कर देंगी, बारिश कर देंगी और जैसे इसको क्रॉस करके आगे उतरेंगी, अब यहां बारिश नहीं करेंगी और बिना बारिश किए आगे निकल जाती हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र होगा ये क्षेत्र बिना बारिश का होगा, इसी को कहा जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। तो पश्चिमी घाट की वृष्टि छाया प्रदेश जो है इसमें इनका क्या है, विस्तार है। इनकी विशेषता क्या है, इनकी जो हाइट है वो 6 से 9 मीटर तक के बीच में है, 6 मीटर से 9 मीटर इनकी ऊंचाई है। इन वनों की जड़ें लंबी होती हैं और वृक्ष की छाल जो है वो मोटी होती है और पत्ते मोटे होते हैं और कांटेदार पत्ते होते हैं इनका। जैसे मुख्य वृक्ष की अगर चर्चा करें तो कौन कौन से मुख्य वृक्ष वृक्ष हैं, महुआ है, बबूल है, पलास है, खैर है, बेर है, बरगद है, पीपल है। जो पलास है इसको वन की ज्वाला कहा जाता है। लास्ट के पेज के ऊपर मैंने इससे संबंधित और भी कुछ बात लिखी है, आगे देखते हैं उसको। साथ ही ये वही क्वेश्चन जो हमने पहले भी कर लिया था, पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक विस्तार किन वनों का है, तो मानसूनी पतझड़ी वनों का जो है ये भारत में सर्वाधिक विस्तार है। नंबर 4 पे देखते हैं मरुस्थलीय 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 व अर्ध मरुस्थलीय जो है ये वनस्पति, इनको कटीले वन भी कहा जाता है, शुष्क कटीले वन भी इन्हीं को कहा जाता है। ये जो मरुस्थल में ये जो वन है ये वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम जहां होगी वहां पर ये वन दिखाई मिलेंगे और इनकी औसत ऊंचाई जो हो 6 मीटर है। कटीले वनस्पति वन यहाँ पर जो पाए जाते हैं, इनका वितरण कहाँ पर है, तो पश्चिमी राजस्थान में है, उत्तरी गुजरात में है और पश्चिमी घाट की वृष्टि छाया प्रदेश में है। वृष्टि छाया प्रदेश को हमने पहले भी देख लिया था। इसमें मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं, तो खजूर है, नागफनी है, बबूल है, कैर है, बेर है और खेजड़ी। साथियों खेजड़ी जो है राजस्थान के मरुस्थल में ज्यादा होती है और जो ये मरुस्थलीय पौधे हैं इन्हीं को जीरोफाइट भी कहा जाता है। मरुस्थलीय जो वनस्पति है इन्हीं को जीरोफाइट कहा जाता है। मेरे साथियों जीरोफाइट को हिंदी में कहा जाता है मृदभिद जो वनस्पति है ये कहा जाता है। इन वनों की खास बात क्या है कि इनकी जड़ें जो है वो गहरी होती हैं और ये पत्तियां कांटेदार होती हैं और कम होती हैं और वाष्पोत्सर्जन जो है इसकी क्रिया ज्यादा होती है। किस कारण से, क्योंकि पत्तियों के कारण ही इनकी क्रिया जो है वो ज्यादा होती है। उसके बाद देखते हैं दलदली वन जो है, ये दलदली वन जो है इनमें मैंग्रोव वन भी कहा जाता है, इन्हीं को अनूप वन भी कहा जाता है, ज्वारीय वन भी कहा जाता है, वेलांचली वन भी जो है
वो इन्हीं दलदली वनों को कहा जाता है। ये जो वन है ये गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टे, महानदी का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा, गोदावरी नदी और कावेरी नदी के डेल्टे जो हैं इनमें ये वन पाए जाते हैं। ये वन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो वन है ये वाले वन, तो ये वन जो है ये इसी प्रकार के दलदली क्षेत्र के अंदर है और मैंग्रोव प्रकार के वन है। साथियों ये वन आपको दिखाई दे रहे हैं और जैसे एक बार इसको तसल्ली से एक बार देख लो भाई, जो ये पेड़ हैं इन पेड़ों की रूट जो है, जड़ जो है वो वापस घूमकर ऊपर आई हुई है। जैसे ये कोई पेड़ है, इसकी रूट इस प्रकार से घूम के आई हुई है, इन घूमी हुई वर्ड, और ऊपर से क्या है, जैसे आपने देखे होंगे आपके आसपास किसी गांव में चौराहे पर, बस स्टैंड के ऊपर कहीं ना कहीं बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, तो उस बरगद के पेड़ में ऊपर से इस प्रकार से डाढ़ी सी निकल आती है जिन्हें वितांग कहा जाता है। बरगद के पेड़ में ऊपर से दो डाढ़ी निकली होती है जो जमीन की तरफ वापिस जा रही होती है, उसी को वितांग कहा जाता है। और ये जो आपको पेड़ दिखाई जा रहा है ये राइजोफोरा वृक्ष है। राइजोफोरा जो है ये जीनस प्रजाति है, इन्हीं मैंग्रोव वनों की एक प्रजाति है। और इनकी खास बात क्या है, जब इनकी रूट पानी से वापिस ऊपर की तरफ आती है तो यानी श्वसन मूल का काम भी वो करती है, तो ये रूट जो होती है श्वसन मूल का काम भी करती है। यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, आगे भी क्या पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन को देखें। सर्वाधिक मैंग्रोव वन भारत में पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल में भारत का कुल 46% मैंग्रोव वन है। विश्व का 46% नहीं है, भारत में जितने भी मैंग्रोव वन मिलते हैं उसमें 40% मैंग्रोव वन जो है पश्चिम बंगाल में मिलते हैं। और पश्चिम बंगाल के अंदर जो मिलते हैं, दूसरे नंबर पे गुजरात में मिलते हैं 22%, तीसरे नंबर पे अंडमान में मिलते हैं 13%। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में मैंग्रोव वनों का विस्तार कितना है। तो साथियों 40% जो है ना भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.14% है। और ऊपर वाला क्या था कि भारत में जो मैंग्रोव वन है उसमें पश्चिम बंगाल में कितने हैं, तो 40%। और भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसमें मैंग्रोव वनों का विस्तार कितना है, तो 0.14% है। आगे देखते हैं, 2017 से 2019 के मध्य सर्वाधिक वृद्धि हुई है किन राज्यों में हुई है, गुजरात में। साथियों मैंग्रोव वन का जिक्र कर रहा हूं गुजरात में, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में, तीसरे नंबर पे उड़ीसा में वृद्धि हुई है। 2017 से 2019 में मैंग्रोव में कुल वृद्धि कितनी हुई है, तो मैंग्रोव में कुल वृद्धि जो हुई है 1.10% जो हुई है। वैसे देखा जाए तो 1.10% जो है 545 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जो है ये बढ़ा रहा है। इन वनों की विशेषता क्या है मैंग्रोव वनों की, क्योंकि इनकी विशेषता है एक तो ये जैव विविधता जो है, जैव विविधता पाई जाती है। दूसरा ये वन सुनामी में अवरोध पैदा करते हैं, और दूसरा लकड़ी जो है इनकी, उन लकड़ियों से नाव की तली के अंदर जो लकड़ियां लगी होती हैं वो इन्हीं वनों की लगी होती हैं। और इनमें मुख्य वृक्ष कौन से हैं, तो मैंग्रोव वन है, नारियल है, ताड़ है, बेत है, बांस है, सोनेरिटा है, सेनेरिटा है, फोनिक्स है और सुंदरी वन जो है ये इनमें महत्वपूर्ण है। भारत विश्व में अगर देखा जाए तो विश्व में कुल मैंग्रोव वनों का 3% भाग जो है वो भारत के अंदर है। 3% भाग कहां पर है, भारत में है। उसके बाद आगे देखेंगे पर्वतीय वन जो हैं, ये पर्वतीय वन में भी दो प्रकार के वन हम देखेंगे, एक दक्षिण भारत के अंदर मिलेंगे और एक हिमालय वाले क्षेत्र में जो है वहां पर ये वन मिलेंगे। तो दक्षिण भारत के अंदर भी इनको दो भाग में बांट दिया। कौन कौन से दो भाग हो गए, एक तो आर्द्र उपोष्ण सदाबहार वन जो है, इनकी खास बात क्या है कि 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई के ऊपर आपको ये मिलेंगे पहाड़ी क्षेत्र में। और दूसरा क्या है, आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वन जो है ये 1500 से मीटर ऊपर की हाइट जो होगी उस पर आपको ये मिलेंगे। और जो 1500 मीटर के ऊपर हाइट पे मिलेंगे इन्हें सोलास कहा जाता है। सोलास वन भी इन्हीं को कहा जाता है। किनको, पर्वतीय वनों का ही एक प्रकार है जिन्हें आदर्श शीतोष्ण पहाड़ी वन कहते हैं। और आदर्श शीतोष्ण पहाड़ी वनों में 1500 मीटर से ऊपर की जो हाइट होगी उस पर जो वन मिलते हैं उन्हीं को कहा जाता है सोलास वन कहा जाता है। चलो आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन है डायरेक्ट, इसका उत्तर भी इसी के अंदर है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत में सबसे अधिक सघन वन जो है वो क्षेत्र किस राज्य के अंदर ज्यादा है, तो अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा है। क्वेश्चन सीधा ही लिख दिया, उत्तर भी इसी में आ गया कि भारत में सबसे अधिक सघन वनों का क्षेत्र जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, तो इस बात को ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का उत्तर भी इसके अंदर ही आपको मिल जाएगा। सागौन जिसे टीक कहा जाता है पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। कहां पर है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और कुल सागौन वृक्षों का 5% जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर ही पाया जाता है। ऊपर अगला क्वेश्चन में देखेंगे,
चंदन सबसे ज्यादा कर्नाटक के अंदर मिलता है, भारत में चंदन सबसे ज्यादा कर्नाटक में है, फिर तमिलनाडु में है, उसके बाद केरल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और साथियों नोट बना रखा तो इस बात को आप भली बात जानते हैं, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। खेजड़ी जो है, खेजड़ी, इसको मरुस्थल का राजा कहा जाता है, और राजस्थान में खेजड़ी आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगी। उसके बाद है पर्वतीय वन जो है, ये पर्वतीय वन ढलान इस प्रकार से इसको तीन भाग में बांट दिया। क्या बांट दिया? पहले तो 1000 की जो हाइट होगी, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई, वहां पर जो भी वन मिलेंगे उन्हें शीतोष्ण वन कहा जाएगा। 1000 से 2000 के बीच जो होगा उन्हें शीतोष्ण वन कहा जाएगा। अब 2000 से 4000 की जो हाइट होगी, 2000 से लेकर 3000 इसके बीच की जो हाइट होगी, उसमें कोणधारी सदाहरित वन मिलेंगे। और 3000 से 4000 मीटर की जो हाइट होगी उसमें अल्पाइन वन मिलेंगे। और साथियों 4000 से ऊपर की जो हाइट होगी उस पर पेड़ ना के बराबर मिलेंगे, ऊपर पेड़ नहीं मिलेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भोजपत्र वृक्ष जो है, जिसे बेतुला यूटिलिस कहा जाता है, भोजपत्र को क्या कहा जाता है? बेतुला यूटिलिस कहा जाता है। इस पेड़ की सफेद छाल होती है, यानी इस पेड़ के ऊपर जो सामने आपको पेड़ दूर से देखोगे तो आपको पेड़ सफेद ही दिखाई देगा, जिसका प्रयोग प्राचीन समय में ग्रंथ लिखने में इनका उपयोग किया जाता था। पेड़ों की छाल के ऊपर ही लिखा जाता था और ग्रंथ लिखने में उनका काम होता था। उसके बाद है चीड़ का पेड़। चीड़ वृक्ष का जो है मुख्य रूप से उत्तराखंड के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं ये। इस पेड़ से लीमा नामक एक महत्वपूर्ण पदार्थ निकलता है। लीसा नामक एक महत्वपूर्ण पदार्थ प्राप्त होता है, जो कि तारपीन का तेल बनाने में, साबुन, कॉस्मेटिक सामान बनाने के अंदर ही इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है सिल्वर फर। सिल्वर फर का उपयोग जो है माचिस की तिल्ली में काम आता है, और कागज बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। माचिस की तिल्ली जो है उसमें भी सिल्वर इसका फर का उपयोग किया जाता है, और कागज बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद साथियों देवदार जो है, देवदार, ये देवदार समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष है, और सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाएगा तो पश्चिमी हिमालय जो है इसमें देवदार वनों का विस्तार ज्यादा है, अधिक मात्रा में है। उसके बाद है खैर, यह पूरे भारत में पाया जाता है, और सबसे अधिक की अगर बात करूं, सबसे अधिक की, तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जो है इसमें पाया जाता है। और साथियों राजस्थान के मरुस्थल में भी ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद नोट बना के लिख रखा है, मेरे प्यारे साथियों, आपने कहीं ना कहीं मूवीज के अंदर, किसी सीरियल के अंदर, या खुद भी मेरे एक आध किसी मित्र ने जरूर देखा होगा कि पान के अंदर चूने मिलाया जाता है। खाने वाला जो पान होता है उसमें चूने के साथ एक कत्था मिलाया जाता है, और साथियों चूने के साथ जो कत्था मिलाया जाता है उसी कत्थे का प्रयोग जो है वो इसी पेड़ से होता है। कौन से पेड़ से? खैर से ही होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे साथियों। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार पहले भी आ लिया था। पलास जो है, ये पलास है, इसे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से भी जाना जाता है। फूलों के कारण इस पे जो पेड़ है, इस पेड़ पे फूल जो है वो लाल रंग के पूरे के पूरे पेड़ के ऊपर लदे रहते हैं। इसी कारण इन्हें जंगल की आग कहा जाता है, फ्लेम ऑफ द फायर भी कहा जाता है। फूलों के कारण फूलों का रंग लाल होता है, पूरा पेड़ दूर से देखने पर एकदम से लाल दिखाई देगा, इसी कारण इसको जंगल की आग, फ्लेम ऑफ फायर भी कहा जाता है। पलास का फूल जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प भी घोषित कर दिया गया इसको। उसके बाद है फर्न। फर्न जो है यह किस्म है, किस्म, किसमें? इसमें ना तो फूल होते हैं और ना ही फल होते हैं, यानी ये एक ऐसी किस्म है जिसमें ना तो आपको फूल दिखाई देंगे और ना ही आपको फल दिखाई देंगे। उसके बाद है तेंदू। इंपॉर्टेंट है, तेंदू जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। नोट बना के दो बात को याद रखना, क्या? इस वृक्ष की पत्तियां बीड़ी बनाने के अंदर काम आती है। इस वृक्ष की जो लिप्स हैं, पत्तियां हैं, वो क्या बनाने में काम आती है? बीड़ी बनाने में काम आती है। और भारत में सबसे ज्यादा तेंदू पत्ते का उत्पादन, तेंदू पत्तों का उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। टोटल भारत का 33% तेंदू पत्ते का उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं। 1955 में लॉर्ड डलहौजी ने पूरे भारत में वनों के संरक्षण हेतु कुछ नियम बनाए गए थे, और वही नियम आगे चलकर 1894 में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जो है, इस लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ये जब भारत के वायसराय थे तब देश में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति आई थी। इसी
वीडियो में हमने दूसरी लाइन के अंदर पढ़ा था भारत की पहली वन नीति जो है किसके काल में आई थी, तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के काल में आई थी। ये आपने यहाँ देख लिया 1894 में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति थी। स्वतंत्रता के बाद पहली राष्ट्रीय वन नीति जो है 1952 में घोषित हुई थी और इसमें 1988 के अंदर संशोधन हुआ था। इस बात को हमने पहले भी एक बार पढ़ लिया है। उसके बाद देखते हैं भारत में वन अनुसंधान जो है ये देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1906 में हुई थी। तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में है, स्थापना 1906 में। भारतीय वन सर्वेक्षण जो है ये संस्था भारत के पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्रालय के अधीन आती है। किसके अंतर्गत आती है, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय जो है इसके अधीन यानी आती है। आगे देखते हैं भारत में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने हेतु 1950 में भारत के कृषि मंत्री, इस नाम से मेरे बहुत सारे मित्र वाकिफ होंगे, के एम मुंशी, नाम क्या है, के एम मुंशी ने वन महोत्सव की शुरुआत की थी और इसी वन महोत्सव को जुलाई के प्रथम सप्ताह में से मनाया जाता है। इसको जुलाई के प्रथम सप्ताह में इसको मना लेते हैं। उसके बाद है वनावरण में कमी दर्शाने वाले राज्य कौन से हैं, तो वनावरण में कमी दर्शाने वाला राज्य है मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है। तो सबसे कम मणिपुर, उसके बाद अगर देखें अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद देखें तो मिजोरम। आगे देखते हैं अधिकतम प्रजाति विविधता वाले भारत में राज्य कौन से हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो वृक्ष के अंदर विविधता व प्रजाति विविधता वाले राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। झाड़ियों के अंदर विविधता प्रजाति विविधता जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। और शाक जिसे जड़ी बूटी कहा जाता है, जिसे हर्ब्स कहा जाता है, इसमें प्रजाति विविधता वाला राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अब भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो साथियों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को भाई लाइक जरूर कर दियो और भाई शेयर जरूर कर देना, चैनल को भी शेयर जरूर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।